Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to start the levels of biological organization. So let's move to the classboard. So dear students, levels of biological organization. और प्रीवियसली हमने इसके बेसिक जो है वो एलिमेंट्स को डिस्कस किया था, बायो एलिमेंट्स को. अब हम स्टार्ट करते हैं बाकायदा तौर पर लेवल्स को. तो हम उसको सीक्वेंस वाइज जो है इसको स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू एनालिस्ट ऑल द लेवल्स, देन वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग इन डिटेल्स. द फर्स्ट लेवल इज एटॉमिक and subatomic level. Number 2, then there is molecular level. Then there is cell and organelle level. Number 4, there is all the cells, the same kind of cells together to form the tissues. So next one is tissue level. Clear? Then there is organ and organ system level. Then dear students, there is individual level. Clear? Or which is also called as organism level. Clear? Then there is population level. Then there is community level. And after community, there is ecosystem. And after ecosystem, there is biosphere. Clear? So these are the basic and sequenced levels of biological organization. Dear students, एक और भी organization हम पढ़ेंगे chapter number 2 में. That is the levels of organization of proteins. तो ये ज़रा जब भी आपको ये क्वेश्चन आए, लॉन्ग या शॉर्ट क्वेश्चन, तो डियर स्टूडेंट्स सिर्फ पहला हिस्सा देकर, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखकर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना स्टार्ट मत कीजिएगा. कंप्लीटली रीड कीजिएगा कि कौन से लेवल्स आपसे पूछे गए हैं. इफ़ यू आर आस्क्ड द लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, तो तब हम इसको अटेम्प्ट करेंगे. एंड इफ़ यू आर आस्क्ड एक्सप्लेन द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, तो वो फिर हम चैप्टर नंबर 2 के जो प्रोटीन्स वाला पोर्शन है, जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर्स, उसको हम डिस्कस करते हैं, तो वो उसमें आप अटेम्प्ट करेंगे. क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इतनी सिंपल नहीं है. दैट इज हाईली कम्प्लेक्स्ड, बिकॉज के मोस्ट ऑफ द organisms on the face of the earth, they are highly complex. They are organized in a way, in the form of tissues and cells, and all these level we are going to discuss. So start करते हैं students first level से, that is the atomic and subatomic level. So here is the explanation. Atomic and subatomic level. Dear students,
आप पढ़ चुके हैं एटम, केमिस्ट्री के अंदर पढ़ चुके हैं आप डिटेल के साथ व्हाट इज एटम। तो डियर स्टूडेंट्स, एटम के वाले से आपको पता है इट इज़ द स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल सब पार्टिकल ऑफ अ प्योर सब्सटेंस। किसी भी प्योर सब्सटेंस का जो सबसे छोटा और नॉन डिविजिबल जो पार्टिकल होता है उसको हम एटम कहते हैं। क्लियर? तो पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, atom is the smallest and non divisible, मतलब कि जब एटम डिवाइड होगा तो इससे कोई और नया एटम या कोई और नई चीज नहीं बनती। द नॉन डिविजिबल पार्टिकल of a pure substance. For example, hydrogen atom. For example, oxygen atom. For example, like the nitrogen atom. So all these are the atoms of a pure substance. तो जो हाइड्रोजन जो कि एलिमेंटल फॉर्म में होता है स्टूडेंट, तो उसके अंदर एटम्स मौजूद होते हैं। और कितने एटम्स होते हैं आप पढ़ चुके हो। एवोगाड्रोस नंबर 6.02 into 10 power 23। सो डियर स्टूडेंट्स, द एवोगाड्रोस नंबर आपको याद है। तो एक एलिमेंट के अंदर इतने एटम्स मौजूद होते हैं। सो एटम्स स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ प्योर सब्सटेंस, याद रखिएगा। अब मजे की बात यह है डियर स्टूडेंट्स कि जो एटम है वो भी कुछ स्पेसिफिक अरेंजमेंट है, कुछ इससे भी छोटे जो पार्टिकल्स की, उसे हम कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। क्लियर? सो एटम इज मेड अप ऑफ a particular arrangement of subatomic particles which are called जी डियर स्टूडेंट्स, वो एटम्स कौन से पार्टिकल्स से मिलकर बनता है? सो दैट इज इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। क्लियर? न्यूट्रॉन्स। और डियर स्टूडेंट्स, यहीं से जो है वो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमारा स्टार्ट हो जाता है। सो इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सबसे जो लोएस्ट लेवल है वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स का, यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं डियर स्टूडेंट्स के एक एटम जो होता है उसके अंदर इनकी स्पेसिफिक जो है वो कंपोजिशन होती है, स्पेसिफिक इनकी जो है वो अरेंजमेंट होती है इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स की, जिससे मिलकर एटम बनता है। और आप मैस नंबर और एटॉमिक नंबर का डिफरेंस पहले से डेफिनेटली जानते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जो मैस नंबर है वो तो चेंज हो सकता है, लेकिन जो एटॉमिक नंबर है वो चेंज नहीं होता। और आपको पता है जो एटॉमिक नंबर है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? दैट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और आपको ये भी पता है कि एक एटम के अंदर जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो बट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इट वेरीज, वो वेरी करता है। अदरवाइज बाकी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो नंबर है वो सेम होता है। इस वजह से एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूं। लेट्स सपोज इफ वी टॉक अबाउट लाइक the sodium. If we talk about
sodium, it has got atomic number 11. इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 11. और इसको हम यूजुअली यहाँ पर बेस के ऊपर लिखकर रिप्रेजेंट करते हैं एटॉमिक नंबर को. और 11 का मतलब ये है कि इट हैज गॉट 11 electrons and 11 protons. And you know, electrons have negative charge while the protons have positive charge on them. Clear? So इस वजह से एटम के ऊपर जो चार्ज है मतलब कि वो कोई नहीं होता, बिकॉज ऑफ द बैलेंस ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स. और अगर हम इसकी अरेंजमेंट को देखें, लाइक लेट्स सपोज दिस इज द सोडियम एटम और ये इसका न्यूक्लियस. तो न्यूक्लियस के अंदर डियर स्टूडेंट्स मौजूद है न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, और उसके बाहर होते हैं शेल्स. उन शेल्स के अंदर मौजूद होते हैं इलेक्ट्रॉन्स जो कि रिवॉल्व कर रहे होते हैं. तो उसके पहले शेल के अंदर मौजूद हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर उसके बाद सेकेंड शेल के अंदर मौजूद हैं इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स, और सबसे जो आउटर मोस्ट शेल है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे डियर स्टूडेंट्स उसमें? सो इट हैज गॉट ओनली आउटर मोस्ट शेल 1 इलेक्ट्रॉन. क्लियर? इसी वजह से इसको ग्रुप 1 में आप इसकी पोजीशन देखी होगी सोडियम की. तो बेसिकली अब इसके ऊपर नेट चार्ज को नहीं, जब कोई इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ऐड होगा या इससे रिमूव होगा तो तब ही इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा. मतलब कि अगर इलेक्ट्रॉन निकल गया सोडियम में से, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे? 10, और प्रोटॉन कितने हो जाएंगे? 11. चूंकि एक प्रोटॉन ज़्यादा हो गया तो अब इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव. ठीक है, ये कैटायन बन जाएगा. क्लियर? और आमतौर पर ऐसा ही होता है. और उसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है आप केमिस्ट्री में डिटेल से पढ़ चुके हैं. वो ऑक्टेट रूल को पूरा करने के लिए, स्टेबलाइज होने के लिए उसको ऐसा करना पड़ता है, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन किसी और से उसको लेना वो तो मुनासिब नहीं है. इस बजाय इसके कि 7 कहीं और से ले, इतने इलेक्ट्रॉन से कोई नहीं देगा. एक को रिमूव कर दे, बाकी इसके नीचे वाले शेल में ऑलरेडी 8 है तो ये स्टेबल हो जाएगा. क्लियर? सो होपफुली ये आपको समझा. तो इनकी देखिए स्पेसिफिक अरेंजमेंट है यहाँ पर. इनकी स्पेसिफिक अरेंजमेंट से अगर ये यहाँ पर प्रोटॉन्स हैं, वो इसमें से मैं 10 प्रोटॉन्स निकाल दूं और बाकी सिर्फ 1 प्रोटॉन रह जाए, तो 1 प्रोटॉन किस में होता है? डेफिनेटली यू नो दैट इज हाइड्रोजन. तो अगर 1 प्रोटॉन है न्यूक्लियस में तो हाइड्रोजन ही है. अगर 2 प्रोटॉन न्यूक्लियस में है तो वो हीलियम है. अगर वो 3 प्रोटॉन उसके न्यूक्लियस में है तो वो लिथियम है. ठीक? अगर ऐसा नहीं है कि अगर 2 प्रोटॉन हो जाए तो वो लिथियम ही रहेगा, लिथियम जो है वो बन जाएगा या फिर वो हाइड्रोजन में बन जाएगा. नो माय डियर स्टूडेंट्स, आप इसका कंसेप्ट डिटेल से पढ़ चुके हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कभी भी चेंज नहीं होता. मैस नंबर जो है वो चेंज हो सकता है, जबकि प्रोटॉन नंबर चेंज नहीं होता, क्योंकि यही डिफाइन करता है एटॉमिक नंबर को. और डियर स्टूडेंट्स, सो इनकी स्पेसिफिक अरेंजमेंट से क्या बना? एटम. दिस इज अ सोडियम एटम. क्लियर? दिस इज सोडियम atom. Clear? So this is how the atom is formed. So it is the smallest. अब जब ये एटम टूटेगा तो उससे और कोई नई चीज या और कोई पार्टिकल नहीं बनेगा. क्लियर? जो कि हर एलिमेंट के अंदर मौजूद हो. अब आते हैं डियर स्टूडेंट्स इससे नेक्स्ट लेवल पे, दैट इज द मॉलिक्यूलर लेवल. So if we talk about the molecule level, तो dear students molecule क्या होते हैं? जी dear students, आप पढ़ चुके हैं, definitely you know, 1, 2 or more than 2
similar or different atoms combine by chemical bonds such as ionic bond or covalent bond or coordinate covalent bond or metallic bond the resulting structure is called a molecule. क्लियर? तो इसको जरा समझ लीजिए, जब दो एटम्स आपस में या दो से ज्यादा, टू और मोर देन टू, सिमिलर और डिफरेंट, एक जैसे एटम या मुख्तलिफ एटम, दो या दो से ज्यादा कंबाइन करें केमिकली, यानी केमिकल बॉन्ड्स के जरिए, आयनिक बॉन्ड के और कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और मेटालिक बॉन्ड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वो जो इससे स्ट्रक्चर रिजल्ट करेगा दैट विल बी कॉल्ड एज अ मॉलिक्यूल. क्लियर? अब डियर स्टूडेंट्स, मुख्तलिफ तरह के मॉलिक्यूल्स, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर इफ यू टॉक अबाउट द ह्यूमन बॉडी और इफ यू टॉक अबाउट द लिविंग बॉडीज, तो उसमें जो एटम्स या एलिमेंट्स जो होते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये फ्री फॉर्म में बहुत कम मिलते हैं, बहुत रेयर होते हैं. ठीक है? यूजुअली ये कंबाइंड फॉर्म में एटम्स नहीं मिलते यूजुअली. ठीक है? बल्कि ये इसी तरह से वो बॉन्डेड फॉर्म में केमिकल बॉन्ड्स की शक्ल में मौजूद होते हैं, जिनको हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं. ठीक है? सो दैट इज द नेक्स्ट लेवल. तो डियर स्टूडेंट्स, फिर इससे पहले हमने पढ़ा कि एलिमेंट के अंदर भी एटम्स मौजूद है, तो ये मॉलिक्यूल के अंदर भी एटम्स मौजूद है. तो एलिमेंट और मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस हुआ? सो होपफुली यू आर राइट दैट इन एलिमेंट जो एटम्स होते हैं वो फ्री होते हैं, उनके दरमियान कोई केमिकल लिंकेज या बॉन्ड नहीं होता. क्लियर? जबकि जैसे ही उनके दरमियान केमिकल लिंक यानी कि ये केमिकली बॉन्ड हो जाएंगे तो वो क्या कहलाएगा? मॉलिक्यूल. क्लियर? अब इसमें हम मुख्तलिफ तरह से मॉलिक्यूल्स की क्लासिफिकेशन करते हैं, यानी कि उसके टाइप ऑफ एटम्स के बिहाफ के ऊपर भी, जो आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो, मॉलिक्यूलर वेट के बिहाफ के ऊपर भी, उसके ऊपर भी हम पढ़ चुके हैं. ठीक है? अभी आपको बताऊंगा, आपने प्रीवियसली पढ़ा भी ग्रेड 9 में, या फिर हम उसको बायोलॉजिकल टर्म्स के अंदर भी पढ़ सकते हैं. तो आइए देखते हैं हम इसको कितने तरीकों से क्लासीफाई कर सकते हैं मॉलिक्यूल को. सो इट माइट बी ऑन द बेसिस ऑफ if we talk about the kind of atoms, तो दो तरह के मॉलिक्यूल्स हैं. On the kind of atoms, your type of atoms, so we have got two types of molecules: homoatomic and heteroatomic. क्लियर? होमो एटॉमिक जैसे ऑक्सीजन एटम और ऑक्सीजन एटम मिलकर क्या बनाता है? O2, लाइक H2, लाइक N2. सो एक जैसे एटम्स मिलके बना रहे हैं. या फिर O3, ओजोन. क्लियर? और हेट्रो मीन्स लाइक H2O, लाइक CH4, लाइक C6, H12O6. तो यहाँ पर डिफरेंट एटम्स मौजूद हैं. तो इस तरह से होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल एंड हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल. तो ये दैट इज ऑन द काइंड और टाइप ऑफ नंबर्स ऑफ एटम्स. अगर हम नंबर की बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स की बात करें
तो उसमें मोनो एटॉमिक, क्लियर, और डाई एटॉमिक और ट्राई एटॉमिक और टेट्रा एटॉमिक, या फिर सिंपली हम कह देते हैं पॉली एटॉमिक, क्लियर। तो नंबर ऑफ एटम के एतबार से हम मॉलिक्यूल्स को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, क्लियर। अब डियर स्टूडेंट्स, अब आते हैं हम इसकी ऑन द बिहाफ ऑफ वेट, मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पर भी हम मॉलिक्यूल्स को क्लासिफाई करते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, तो दो तरह के मॉलिक्यूल्स हैं। नंबर वन, द माइक्रो मॉलिक्यूल्स, माइक्रो molecules. These are the molecules with low molecular weight. क्लियर। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है उनको हम कहते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स। और ये कितना कम हो, क्या क्राइटेरिया है, तो डिफरेंट केमिस्ट जो हैं वो बताते हैं कि इफ द मॉलिक्यूलर वेट इज लेस देन 10,000 डाल्टन्स, इट इज अ माइक्रो मॉलिक्यूल। और इसी तरह से अगर इससे ज्यादा हो जाए तो वो कहलाएगा मैक्रो molecule. So macromolecules, these are the molecules with high molecular weight. Clear? और कितना हाई होना चाहिए? It should be more than 10,000 Daltons. Is that clear? If you talk about the examples, so micromolecules में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे वाटर, जैसे ग्लूकोज, clear? So these are a few examples of micromolecules. If you talk about the macromolecules, starch, DNA, RNA, and AMP and ATP and proteins, etc. etc. So these are macromolecules. Clear? जो एग्जाम्पल्स यहाँ पर मैंने मैक्रोमोलिक्यूल्स की कोट की हैं डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो सबसे बड़ा मैक्रोमोलिक्यूल है दैट इज डीएनए। दैट इज डीएनए, याद रखिएगा, सबसे बड़ा मैक्रोमोलिक्यूल है। इसका मॉलिक्यूलर वेट बाकी बॉडी में पाए जाने वाले तमाम जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनसे ज़्यादा होता है। क्लियर? अब हम बात करेंगे इफ यू टॉक अबाउट बायोलॉजिकली मॉलिक्यूल्स की बात करें, सो बायोलॉजिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स एज वेल। Organic molecules, these are the molecules having carbon and hydrogen together
फॉर एग्जाम्पल CH4, for example C6, H12O6, for example C2H5OH। तो यहाँ पर गिवन जितने भी एग्जाम्पल्स हैं डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन एक ही मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को कहा जाता है ऑर्गेनिक, और इनके अलावा बाकी तमाम मॉलिक्यूल्स को कहा जाता है इनऑर्गेनिक। और अगर हम इनकी अबंडेंस की बात करें तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो तादाद है वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की है। सो बायोलॉजिकली ये इंपॉर्टेंट है। द सेकेंड वन आर biologically inorganic molecules. So these are the molecules which do not have carbon and hydrogen together। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें कार्बन हाइड्रोजन इकट्ठे नहीं है, केमिकली लिंक्ड नहीं है, उनको हम कहते हैं इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड, फॉर एग्जाम्पल वाटर, फॉर एग्जाम्पल फॉस्फेट। क्लियर? तो यहां पर कार्बन तो है लेकिन इसके साथ हाइड्रोजन नहीं है बल्कि ऑक्सीजन है। यहां पर हाइड्रोजन है लेकिन कार्बन नहीं है। यहां पर फॉस्फोरस है, हाइड्रोजन है, यहां पर ना कार्बन है ना हाइड्रोजन है। तो डियर स्टूडेंट्स, दीज आर कॉल्ड एज द इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो बायोलॉजिकल टर्म्स में ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। अगर हम आगे चल के हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 में भी कि जो जितने भी अगर जो हमारा नेक्स्ट लेवल है दैट इज द ऑर्गेनल्स एंड द सेल लेवल। तो ऑर्गेनल्स और सेल वो मेम्ब्रेन से बनते हैं, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन उनको कहा जाता है। तो वो इन माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स के एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट से बनते हैं। क्लियर? सो दिस इज हाउ द मॉलिक्यूलर लेवल इज डिफाइंड और एक्सप्लेन्ड। So dear students, now the third level is cell and organelle level. So it is important. Different and enormous macro molecules and micromolecules arrange themselves in a particular way, to form organelle, organelles and cell। तो डियर स्टूडेंट, जैसे डिफरेंट सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, उनके एक स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट से क्या बना था? एटम। और एटम्स की
आपस में केमिकल लिंकेज से बना मॉलिक्यूल, उसमें हमने पढ़े दो तरह के, माइक्रो एंड मैक्रो, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, ठीक है। तो अब वो बहुत सारे और मुख्तलिफ माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स एक मखसूस अंदाज में, एक पर्टिकुलर वे के ज़रिए वो आपस में असेंबल होंगे, वो आपस में लिंक्ड होंगे, और उससे रिजल्ट क्या निकलेगा? बाय द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनेल्स एंड अ सेल। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे ऑर्गेनेल्स के वाले से भी और सेल्स के वाले से भी। इफ यू टॉक अबाउट द सेल, the cell is formed by a specific and particular arrangement of subcellular, highly organized structures called the organelles. Clear? कि सेल बनेगा किस तरह से? जब मुख्तलिफ तरह के सब सेलुलर हाईली ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स, जैसे कि जिनको हम कहते हैं ऑर्गेनेल्स या उनको ऑर्गेनेली भी कहते हैं, ये ऑर्गेनेल्स जो हैं वो आपस में एक मखसूस वे में असेंबल होंगे, और उससे क्या बनेगा? एक पर्टिकुलर सेल। एंड देयर इज division of labor among the organelles of a cell। कि एक सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं वो एक मखसूस काम के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं, और वो सेल को जिंदा रखने में उनका एक स्पेसिफिक रोल होता है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमारे बॉडी के ऑर्गन्स, हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखने के लिए ऑर्गन, जैसे कि अगर मैं बात करूं इंसान की, ह्यूमन बींग्स की, ह्यूमन बींग्स में ह्यूमन बींग्स को जिंदा रखने के लिए अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ तरह के सिस्टम दिए, लाइक रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जेनिटल सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, मुख्तलिफ तरह के सिस्टम्स हैं। और डिफरेंट ये सिस्टम्स, हर एक सिस्टम अपना अपना काम कर रहा है, और इस सारे मिलकर क्या करते हैं? एक इंडिविजुअल को जिंदा रखते हैं। इसी तरह से एक सेल, उसको जिंदा रखने के लिए मुख्तलिफ तरह के ऑर्गन की ही तरह के कुछ छोटे छोटे यानी कि स्ट्रक्चर्स हैं। ऑर्गन की जो स्मॉलेस्ट फॉर्म, ये उसके यानी कि लफ्ज़ी मतलब की मफ़हूम में हम बात कर रहे हैं, जैसे ड्रॉप से ड्रॉपलेट होता है, लीफ से लीफलेट होता है, लीफलेट छोटा पत्ता, लीफ एक नॉर्मल पत्ता, ड्रॉप एक कतरे को कहते हैं, ड्रॉपलेट छोटे छोटे कतरों को कहते हैं, ठीक है, जैसे आइलैंड से आइलेट। इसी तरह से ऑर्गन से ऑर्गेनेल, ये वर्ड निकला है, ऑर्गन से ऑर्गेनेल, यानी छोटे छोटे ऑर्गन। जैसे हर ऑर्गन एक काम के लिए स्पेसिफिक है, इसी तरह से ये जो सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं ये भी एक मखसूस काम के लिए स्पेसिफिक होते हैं इस सेंस में। इसी वजह से इनको ऑर्गेनेल्स कहा जाता है। लाइक इफ यू टॉक अबाउट द हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना। इफ यू टॉक अबाउट द lungs, they are for gaseous exchange. If we talk about the other structures like the stomach, it is for digestion or partial digestion of proteins. If we talk about the ears, they are meant for transferring the sound waves towards the internal ear. Or if we talk about the tongue, it is for taste. Clear? It also helps in speech. तो हर ऑर्गन का अपना अपना फंक्शन है। किडनी, दे आर इन्वॉल्व इन यूरिनेशन, ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसी तरह से द नर्वस सिस्टम, इट इज़ फॉर कोऑर्डिनेशन। क्लियर? तो इसी तरह से सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स हैं
वो भी अपना अपना काम कर रहे हैं। अगर मेरा रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टॉप हो जाएगा तो मेरे पूरी बॉडी के जो दूसरे सिस्टम्स हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, उनको उनमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव नहीं हो पाएगी, सो द पर्सन इज डेड। अगर नर्वस सिस्टम काम नहीं कर रहा तो पूरे बॉडी में मैसेज नहीं जाएगा, द पर्सन इज डेड। अगर हार्ट काम नहीं कर रहा तो पूरी बॉडी में जो ब्लड को न्यूट्रिएंट्स पंप नहीं होंगे, ब्लड नहीं जाएगा, ऑक्सीजन नहीं जाएगी, द पर्सन इज डेड। इसी तरह से सेल को जिंदा रखने के लिए अल्लाह ताला ने ऑर्गन्स की तरह के ही छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स रखे जिनको सब सेलुलर हाईली ऑर्गेनाइज्ड स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स कहा जाता है। दे आर द ऑर्गेनल्स। लाइक आगे चलकर चैप्टर नंबर 4 पूरा इसी से भरा पड़ा है, डिटेल से डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, like mitochondria, like the nucleus, ribosomes, okay, like the Golgi apparatus। इसी तरह से और बहुत सारे ऑर्गेनल्स हैं जिनकी डिटेल्स हम आगे चलकर जरूर पढ़ेंगे इंशाल्लाह। सो माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं द पावर हाउस ऑफ द सेल। इट इज द पावर हाउस क्योंकि ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। इस तरह से न्यूक्लियस, इट कंट्रोल्स ऑल पोटेंशियल एक्टिविटीज। ये कंट्रोल सेंटर है, यानी कि सेल का सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहा होता है। राइबोसोम्स, दे आर मेंट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, ये प्रोटीन्स बनाते हैं, ये इनका काम है। गोल्जी अपरेटस, इट इज स्पेशलाइज्ड फॉर सेल सेक्रेशंस, क्लियर, एंड पैकेजिंग। तो हर एक सेल के अंदर अपना अपना काम कर रहा है। सो दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज लाइक द ऑर्गन्स। ठीक है, ये ऑर्गन्स की तरह काम कर रहे होते हैं सेल के अंदर। तो हर एक ने अपना अपना काम करना है। सो देयर इज डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब कि सारे मिलजुल के काम कर रहे हैं तो एक सेल जिंदा है। क्लियर। अब स्टूडेंट्स, अगर हम सेल की बात करें, सो देयर आर 2 बेसिक कैटेगरीज ऑफ सेल। अभी आपको बताता हूं कि इनकी और किस तरह से अरेंजमेंट जो है वो डिफर करती है और किस तरह से सेल्स बनते हैं। सो सेल इज आइदर यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, 2 तरह के ही सेल्स हैं। क्लियर। और फिर प्रोकैरियोटिक में सिर्फ हमें क्या मिलते हैं, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। क्लियर। और यूकैरियोट्स में फिर हमें मिलते हैं एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड फंजाई एंड प्रोटिस्ट्स। क्लियर। सो दीज आर द डिफरेंट काइंड ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स एंड प्रोकैरियोटिक सेल। तो अब जिसमें न्यूक्लियस है और जिसमें न्यूक्लियस नहीं है, ये उसके बिहाफ के ऊपर आप पढ़ चुके हैं डियर स्टूडेंट्स, आपका ही नॉलेज इस्तेमाल करूंगा। तो जिसमें न्यूक्लियस है वो यूकैरियोटिक, जिसमें न्यूक्लियस नहीं है वो प्रोकैरियोटिक। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक अरेंजमेंट हुई। अब यहां पर भी इवन कि यहां पर भी डिफरेंस है। अगर तो क्लोरोप्लास्ट है तो ये प्लांट सेल है, अगर तो क्लोरोप्लास्ट नहीं है तो किसके अंदर नहीं है, एनिमल सेल्स में और प्रोटोजोन्स में और फंजाई के अंदर। ठीक है, तो ये एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट होगी। इसी तरह से अगर हम बात करें फंजाई की, द काइटिन सेल वॉल, इनकी जो सेल वॉल है वो काइटिनस है, काइटिन से बनी हुई है। तो जो कि ना एनिमल्स की सेल वॉल तो होती नहीं है, प्लांट्स की सेल वॉल सेलुलोज से बनी हुई है, प्रोटिस्ट की भी सेल वॉल ऐसी नहीं है, और ना कि प्रोकैरियोट्स की। सो देयर स्पेसिफिक अरेंजमेंट। क्लियर। और डियर स्टूडेंट्स, ये जो सेल्स होते हैं ये बेसिकली हर एक स्पेशलाइज्ड है अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। क्लियर। सेल्स की भी, इफ यू टॉक अबाउट ओनली ह्यूमंस, अगर इंसानों की बात करें तो 200 मुख्तलिफ तरह के सेल्स, देयर आर 200 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स which are present only in human beings. So our body is composed of trillions of cells, tens of billions and trillions of cells. Clear? So हमारी बॉडी में मिलियंस नहीं, बिलियंस नहीं, बल्कि ट्रिलियंस के हिसाब से सेल्स मौजूद होते हैं। So dear students, hopefully atomic and subatomic and molecular
एंड द सेल एंड ऑर्गेनल लेवल आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे द नेक्स्ट लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।